गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज क्रैश कोर्स का चौथा क्लास है। चौथा क्लास यानी हम लोगों का अभी जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है कि प्रोज और पोएट्री सेक्शन के जो राइटर हैं उन राइटर का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो राइटर का जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, पोएट्री सेक्शन का 5 कल मैंने कराया था और आज 5 हो जाएगा और 10 ही चैप्टर है, टोटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज कल ओड टू ऑटम तक शायद मैंने कराया था। ओड टू ऑटम के बाद एक और था एपिटाफ, वहां तक कराया था मैंने। आज मैं आपको लेके चलता हूँ सोल्जर। ये रूपर्ट ब्रूक साहब का एक चैप्टर है। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे द सोल्जर नाम का एक चैप्टर आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? द सोल्जर यहाँ पे लिखा हुआ है, द सोल्जर। किसने लिखा है? रूपर्ट ब्रूक। यही है हमारे रूपर्ट ब्रूक, यही है हमारे रूपर्ट ब्रूक, जिसको विलियम बटलर इट्स, डब्ल्यू.बी. इट्स ने कहा था कि इंग्लैंड के सबसे हैंडसम कवियों में से एक हैं ये। किसने सराहा था? तो डब्ल्यू.बी. इट्स ने सराहा था इनको। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनका जन्म 1857 में हुआ था। ठीक है, 1857 की क्रांति भी आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे। तो इनका जन्म 1857 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 में। ठीक है, इनकी मृत्यु 1915 में। He was born in a well-to-do family. Well-to-do family का मतलब होता है rich family, सुखी समृद्ध फैमिली में इनका जन्म हुआ था। His father was a house master at rugby school. रग्बी स्कूल का हाउस मास्टर थे। जो कह सकते हैं कि जो रग्बी स्कूल है उसका एक उसका मतलब क्लास टीचर कह सकते हैं आप लोग, क्लास टीचर थे। डब्ल्यू.बी. यीट्स द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट हैंडसमेस्ट। मोस्ट और हैंडसमेस्ट दोनों लगाए हुए हैं। मोस्ट हैंडसम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड। भाई साहब, इंग्लैंड के सबसे हैंडसम कवियों में से एक की उपाधि इनको किसने दिया था? डब्ल्यू.बी. इट्स ने, विलियम बटलर इट्स ने। यहां से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि इनको सबसे हैंडसम, इंग्लैंड के सबसे हैंडसम कवि के रूप में किसने इनको सराहा था? तो डब्ल्यू.बी. इट्स का नाम आएगा, याद रखिएगा, डब्ल्यू.बी. इट्स। ही वॉज अ वॉर पोएट। ये वॉर पोएट है। कभी कभी आप लोगों के परीक्षा में ये सवाल पूछ देता है कि रूपर्ट ब्रूक साहब किस प्रकार के कवि हैं, तो आपको कहना होगा वॉर पोएट। ठीक है, दिस पोएम वाज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड। यह जो कविता है यह पहले विश्व युद्ध के समय में लिखा गया था, पब्लिश हुआ था पहले विश्व युद्ध के समय में, याद रखिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में इन्होंने एक कविता लिखा था जिसका नाम है द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक साहब ने। और इंग्लैंड के हैं ये। ठीक है, कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। द सोल्जर चैप्टर किसने लिखा है? रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक साहब के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। स्क्रीनशॉट उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ले लिया होगा। चलते हैं हम लोग आगे, अगले पेज में चलते हैं। अगला है मैकाविटी का। अगला चैप्टर है मैकाविटी का, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। नाम तो सुना ही होगा, थॉमस स्टर्न्स इलियट का। थॉमस स्टर्न्स इलियट, टी.एस. इलियट, पूरा नाम थॉमस स्टर्न्स इलियट। 1888 में इनका जन्म हुआ था। 1888 में इनका जन्म हुआ था और 1965 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1965 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म यूएसए, अमेरिका में हुआ था। सेंट लुइस मिसौरी नाम का एक जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, अमेरिका में। और बाद में ही सेटल्ड इन इंग्लैंड। बाद में ये इंग्लैंड में जाकर के सेटल हो गए। यही होता है, अमेरिका वाले लोग इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड वाले लोग अमेरिका। अभी अभी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक कवि जो है वो पैदा हुए थे इंग्लैंड में और बाद में वो सेटल हो गए थे अमेरिका में। और ये पैदा हुए थे अमेरिका में, बाद में वो जाके सेटल हो गए थे इंग्लैंड में। इनका जो धर्म था, इनका जो रिलीजन था वो एंग्लो कैथोलिक था। याद रखिएगा, इनका जो धर्म था वो एंग्लो कैथोलिक था। 20वीं शताब्दी के सबसे महान कवियों में से एक थे टी.एस. इलियट। 20वीं सदी के महान कवियों में से एक थे। कौन? टी.एस. इलियट। इनको लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला है। कब मिला है? 1948 में। लिटरेचर के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है? 1948 में मिला है। ठीक है, हिज फेमस वर्क, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं द वेस्ट लैंड, द एश वेडनेसडे और 4 क्वार्टर्स, ये याद रखिएगा।
ये आप लोगों को याद रखना है। द वेस्टलैंड, ऐश वेडनेसडे और फोर क्वार्टेट्स, इनके द्वारा लिखी गई इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, 3 रचनाओं का नाम यहां लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। पहला है द वेस्टलैंड, दूसरा है ऐश वेडनेसडे, ऐश वेडनेसडे, और तीसरा है फोर क्वार्टेट्स। तीसरा क्या है? फोर क्वार्टेट्स। ठीक है, यहां आइए। यह जो चैप्टर है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये कहां से लिया गया था? तो यह चैप्टर लिया गया था, एक किताब है जिसका नाम है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। यह एक क्रिमिनल बम्बिलार का कविता है। तो एक किताब है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, इसी किताब से इस चैप्टर को लिया गया है। अब यहां से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा कि यह चैप्टर कहां से लिया गया है। यह जो चैप्टर मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम डैश डैश डैश, और उसमें 4 किताब का नाम लिख देगा, इनकी 4 रचनाओं का नाम लिख देगा, उसमें से एक रहेगा ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, और आपको इसी के साथ जाना है। तो इसलिए ये हो गया हम लोगों का मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई रचनाओं में से एक। फायर हिम, फायर हिम नाम सुना होगा, केकी.एन. दारूवाला, एंग्लो इंडियन केकी.एन. दारूवाला। भाई साहब 1937 में इनका जन्म हुआ था, 1937 में इनका जन्म हुआ था, अभी भी जिंदा है। केकी.एन. दारूवाला, यही है केकी.एन. दारूवाला, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनका फोटो भी आप लोगों को दिखाया गया है। केकी.एन. दारूवाला यही है। ठीक है, इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड 1984 में मिला था, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था इनको 1984 में। एक और अवार्ड मिला था कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, इनको कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला था, साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला था, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला था इनको। शॉर्ट स्टोरी राइटर और पोएट दोनों थे, छोटी छोटी कहानियां भी लिखते थे और कविताएं भी लिखते थे। याद रखिएगा आप लोग, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में ये जो भी चीज मैं यहाँ पे लिखा है, जो भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में बेहद बेहद जरूरी है, और बहुत ही बारीकी से इसको पढ़ के याद करके जाइएगा, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हूबहू लड़ जाएंगे। अब इस चैप्टर का थीम, इनके द्वारा लिखी गई जो इनकी कविताएं हैं, उन कविताओं के थीम क्या क्या होते हैं? तो उन कविताओं के थीम निम्नलिखित प्रकार से यहाँ लिखे हुए हैं। लव है, डेथ है, डोमिनेशन है, सनिज्म है, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। मतलब इनके द्वारा लिखी गई कविताओं का थीम है ये। ठीक है, ये जो कविताएं लिखते हैं, उन कविताओं में क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों के बारे में लिखते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन चीजों के बारे में हमारे केकी.एन. दारूवाला जो है वो लिखते हैं। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इस प्रकार से हैं। पहली रचना है अंडर ओरियन 1970 में, पहली रचना है अंडर ओरियन 1970 में। दूसरी रचना है एपरेशन इन अप्रैल 1971 में, और तीसरी रचना है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में। 3 रचनाएं हैं, और तीनों रचनाओं का जो नाम है वो निम्नलिखित प्रकार से है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स अंडर ओरियन 1970 में, एपरेशन इन अप्रैल 1971 में, और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1970 यहाँ 76 में। क्रॉसिंग ऑफ रिवर आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओके, देखिए यहां से दिखा रहे हैं, ये क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1976 क्रॉसिंग ऑफ रिवर। आइए इसके बाद वाला जो चैप्टर है इनका वो है स्नेक। इनका नहीं है, स्नैक डी.एच. लॉरेंस साहब का है, जो कि इसके बाद आपके रेनबो पार्ट 2 में ये चैप्टर है स्नेक। ठीक है, किसने लिखा है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनका नाम डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस का पूरा नाम क्या है? तो डी.एच. लॉरेंस का पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस का पूरा नाम क्या है? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिनका जन्म तो 1885 में हुआ था, लेकिन मृत्यु 1930 में हुआ था। जिनका जन्म 1885 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1930 में हुआ था। ठीक है, ही वॉज अ पोएट, वह एक कवि थे, नॉवेलिस्ट, एक उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एजेइस्ट, मतलब छोटी छोटी कहानियां भी लिखते थे और निबंध भी लिखते थे। कौन? डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस का पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ये हालांकि ये पूरा नाम पूछता नहीं है, लेकिन याद रखना चाहिए, कभी हो सकता है कि पूछ दे।
इनके द्वारा लिखी गई इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो कि इसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता दूंगा। अ कलेक्शन ऑफ पोएम 1909 में लिखा गया था, उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन द व्हाइट पिकॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1911 में लिखा गया था, ये वीवीआई है, ठीक है। व्हाइट पिकॉक ये वीवीआई है, 1911 में लिखा गया था, ठीक है। 1911 में लिखा गया था। द ट्रेस पासर 1912 में लिखा गया था। द ट्रेस पासर 1912 में लिखा गया था। सन एंड लवर्स 1913 में लिखा गया था। सन एंड लवर्स जो है 1913 में लिखा गया था। द रेनबो 1915 में लिखा गया था। द रेनबो, रेनबो 1900, ये रेनबो वो नहीं जो आपका किताब है, वो मत समझिएगा, अलग है, ये 1915 में लिखा गया था। प्लम्ड सर्पेंट 1926 में लिखा गया था। लेडी कैटरलीज लवर्स 1926 में लिखा गया था। ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें से एक बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा, द व्हाइट पिकॉक 1911 में। व्हाइट पिकॉक कब लिखा गया था? 1911 में व्हाइट पिकॉक लिखा गया था, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर, मेरे को लगता है ये लास्ट चैप्टर होगा, नहीं इसमें और भी कुछ है। इस कविता का थीम आप देख लीजिए, इस कविता का थीम क्या है? थीम ऑफ पोएम, इस कविता का थीम क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं? लॉरेंस exalts the value of primitive life and denounces the sham and artificialities of modern civilized life। इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में हमारे जो हमारा पुराने जीवन है, जो हमारा सांस्कृतिक जीवन है, उस जीवन के बारे में वर्णन किया है इस चैप्टर में। हमारा जो व्यवहारिक ज्ञान है, उस व्यवहारिक ज्ञान के बारे में इन्होंने जिक्र किया है इस चैप्टर में। ये लास्ट और आखिरी चैप्टर जो कि आप लोगों के सामने अभी मिलने जा रहा है, आखिरी चैप्टर है, और इस आखिरी चैप्टर का नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। किसने लिखा है? तो भाई कमला दास ने लिखा है। किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है। किसने लिखा है? कमला दास। इनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था, ठीक है। 31 मार्च 1934 को हुआ था। शायद ये अभी मर गई हैं, शायद कुछ ही दिन पहले शायद ये मरी है या अभी जिंदा है, ये अपडेट नहीं है अभी। लेकिन शी वॉज अ पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये कविता भी लिखती थी और छोटी छोटी कहानियां भी लिखती थी। ये दो भाषा में लिखती थी। पहली भाषा थी इनकी मलयालम और दूसरी भाषा थी इनकी इंग्लिश। इंग्लिश और मलयालम दोनों में इन्होंने लिखा है। इंग्लिश में भी इन्होंने लिखा है और मलयालम में भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। दोनों भाषा में इन्होंने लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है और मलयालम में भी लिखा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976, इनके द्वारा एक इनकी आत्मकथा लिखी गई थी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। वो कब लिखी गई थी? 1976 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1976 में इनकी आत्मकथा लिखी गई थी। In 1984 she was shortlisted for नोबेल प्राइज। मिला नहीं था, लेकिन नोबेल पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। कब हुई थी? 1984 में शॉर्टलिस्ट हुई थी। किस चीज के लिए? नोबेल पुरस्कार के लिए 1984 में शॉर्टलिस्ट हुई थी, ठीक है। इनके द्वारा कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं, जिसमें पहला आप लोग देख पा रहे हैं, हर इंपॉर्टेंट वर्क समर इन कोलकाता 1963 में। समर इन कोलकाता इन्होंने लिखा था 1963 में। साइरेन 1964 में। द डिसेंडेंट्स 1967 में। और यस अल्लाह जब ये धर्म परिवर्तन कर दी थी, हिंदू से जब ये मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में जब चली गई थी, तो 2001 में इन्होंने एक लिखा था यस अल्लाह। बाद में सनातन धर्म से इस्लाम धर्म में ये चली गई थी, तो उन्होंने 2001 में यस अल्लाह नाम का एक किताब लिखा था, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल 5 चैप्टर का राइटर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये था हमारा 5 चैप्टर का आज के इस वीडियो में। 5 जो बचा हुआ चैप्टर था उसका ये एक्सप्लेनेशन था। मेरे बच्चों, हम लोगों ने अभी तक क्रैश कोर्स में, ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्रैश कोर्स में क्या क्या पढ़ा है? तो हम लोगों ने अभी तक प्रोज
प्रोज का टोटल 11 चैप्टर और पोएट्री का टोटल 10 चैप्टर के राइटर का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। अब राइटर के एक्सप्लेनेशन से अगर कोई भी सवाल आता है तो आप लोगों का नहीं छूटने वाला है। टोटल कितना 21 चैप्टर, टोटल 21 चैप्टर के राइटर का एक्सप्लेनेशन यदि आप लोगों को कभी आ गया, वहां से कोई क्वेश्चन आ गया, तो अब छूटने वाला नहीं है। पूरा डिटेल्ड मैंने आप लोगों को दे दिया है, ठीक है, ये पूरा आप लोगों को दे दिया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको वन शॉट देने वाला हूं, प्रोज सेक्शन का वन शॉट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। मतलब वन शॉट में आपको पूरा चैप्टर का निचोड़ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपको तुरंत अगले वीडियो में वन शॉट प्रत्येक चैप्टर का बना करके, वन शॉट चैप्टर का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर अगले चैप्टर का वन शॉट, फिर ऑब्जेक्टिव करके मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तब तक के लिए आप जितना यहाँ पे पूरा ये 2100 चैप्टर का राइटर का एक्सप्लेनेशन है पूरा रट जाइएगा, खा जाइएगा, चबा जाइएगा, पेट में पचा लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अगले वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्द, वन शॉट फॉर प्रोज का पहला चैप्टर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं थोड़ी ही देर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।